सभी को नमस्कार। चैनल पर सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात होने वाली है अकेला मेला डायरी पर, जो कि रमेश चंद्र साहा जी की डायरी है। इस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा होगी, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहें ताकि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस टॉपिक से जितने भी बनने वाले हैं अकेला मेला डायरी से, वो सारे आप कर पाएँ, क्योंकि बहुत ही बेहतर मैंने नोट्स खुद ही लिखे हैं और मैंने खुद ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैंने ये नोट्स और ये वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो वीडियो को बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। तो अकेला मेला डायरी जो है, इसके या फिर यूँ कह लीजिए रमेश चंद्र साहा जी की डायरी 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। रमेश चंद्र साहा जी की डायरी 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसका पहला भाग है अकेला मेला और दूसरे भाग का नाम है, आप नोट डाउन कर लीजिए, इस खिड़की से। इस खिड़की से इनकी डायरी का दूसरा भाग है। अब दोनों का प्रकाशन वर्ष बता दूं तो अकेला मेला डायरी का प्रकाशन वर्ष रहा है 2009 और इस खिड़की से ठीक 2 साल बाद प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 2011। अब अकेला मेला डायरी से संबंधित एक और तथ्य मैं आपको बता दूं, जो कि आपको याद रखना चाहिए। अकेला मेला डायरी में सन 80 से लेकर 80 यानी कि 1980 से लेकर 1986 तक रमेश चंद्र साहा जी की ज़िंदगी में जो कुछ घटनाएं घटी, जो कुछ जीवन के पड़ाव थे, उनका जिक्र किया है। 80 से 86 तक का यानी 6 साल का जो जीवन यात्रा है, उसका वर्णन अकेला मेला डायरी यानी कि रमेश चंद्र साहा जी ने अपनी डायरी के पहले भाग में किया है। तो अब चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये भी समझेंगे कि अकेला मेला डायरी को अकेला मेला शीर्षक क्यों दिया गया, यानी शीर्षक की सार्थकता पर भी बात करेंगे और इसका पूरे तरीके से मूल्यांकन विश्लेषण करते हुए चलेंगे और जो मुख्य मुख्य चीज़ें निकल कर आएंगी वो आपको बताई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अकेला मेला डायरी रमेश चंद्र साहा की डायरी शैली में लिखी गई चिंतनात्मक आत्मस्वीकृति है, यानी इसमें चिंतन करते हुए बढ़ते हैं आगे रमेश चंद्र साहा जी, जिसमें लेखक का अकेलापन, साहित्यिक सांस्कृतिक द्वंद्व और आत्मविश्लेषण गहराई से उभरता है। इसमें उनका मानसिक संघर्ष दिखाई देता है, साहित्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सामाजिक जीवन से दूरी का आत्मबोध निखर होता है। यह केवल एक साहित्यकार की आत्मालोचना नहीं, बल्कि नवोदयकालीन हिंदी बौद्धिकता की विडंबनाओं का भी लेखा जोखा बन जाती है। आगे बढ़ें तो पुस्तक में लेखक के आत्मसंदेह और आत्मविश्वास का द्वंद्व, उनका आध्यात्मिक लगाव, जैसा कि आप जब पढ़ेंगे तो इसमें जो दूसरी एंट्री ही है वो किस तरह से ये बताते हैं कि मंदिर में बैठे हैं सीढ़ियों पे और शिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि का, तो ये उनका आध्यात्मिक साइड भी देख सकते हैं आप यहाँ से। तो साहित्यिक मित्रों से संवाद, स्मृतियों का जीवंत चित्रण इस डायरी में समाहित है। वे एक मेले में भी अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं, यही शीर्षक की मूल संवेदना बन जाती है, जिस पर अभी मैं थोड़ा और आगे बता दूंगी। तो अकेला मेला, अब दो शब्द यहाँ पर आए हैं शीर्षक में। अकेला मेला, अब अकेला यानी एकांत, जहाँ आपके आसपास कोई नहीं है या आप आंतरिक रूप से अकेले हैं, ठीक है। और मेला यानी कि भीड़ भाड़ वाला स्थान, जहाँ पर खुशियों का वातावरण है, चहल पहल है, शोरगुल है, कुतूहल है। तो ये 2 शब्द ही आपस में विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से अकेले होकर भी मेला है, यानी कि अकेले होकर भी वो जीवन में उन्होंने खुशियाँ ढूंढ ली हैं कहीं ना कहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं, एक तरफ तो लेखक अकेला भी है, दूसरी तरफ उसने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया, यानी अब स्वयं में अकेले में ही सॉलिट्यूड स्टेट में भी वो स्वयं को जो है खुश रख पाता है। ये जो है सबसे जीवन का एक मुख्य तत्व बन जाता है। एक जब आप उम्र का पड़ाव पार कर चुके होते हैं, जब जाहिर सी बात है आपकी दोस्ती यारियाँ छूट जाती हैं, तो आपको ये कला आनी चाहिए अकेले रहने की, ताकि आप अकेले सर्वाइव कर पाएँ। आगे बढ़े तो अकेला मेला शीर्षक का अंतर्विरोध सौंदर्य पर बात कर लें। लेखक
का यह आत्मदर्शन स्पष्ट करता है कि सार्वजनिक जीवन का शोरगुल उनके आंतरिक मौन और वैराग्य से कितना भिन्न है। मेला होते हुए भी वह अकेले हैं, क्योंकि उनकी खोज बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है, आत्मा के निकटतम सत्य की खोज है। इस बारे में ये जो शीर्षक है ये बात बताता है, ये शीर्षक की मूल संवेदना है। आगे बढ़े तो अकेला मेला डायरी साहित्य की दृष्टि से अकेला मेला डायरी का जो है मूल्यांकन करते हैं। अब तो रमेश चंद्र शाह की कृति अकेला मेला हिंदी डायरी साहित्य की एक सशक्त एवं विशिष्ट कृति है। यह न केवल लेखक की आत्मपरक अनुभूतियों का दस्तावेज है, बल्कि समकालीन साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विमर्शों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। डायरी लेखन की शैली में इस कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये अंडरलाइन में कर देती हूँ। इसकी अंतरंगता और बौद्धिक गहराई, आत्मस्वीकृति, आत्मालोचन। आगे बढ़ें तो बात कर लेते हैं पॉइंटर्स के माध्यम से कि मतलब डायरी के प्रमुख तत्व क्या होते हैं और किस हद तक इस डायरी में वे तत्व समाहित हैं। यानी जो डायरी के प्रमुख तत्व हैं वो अकेला मेला डायरी में हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो जाहिर सी बात है साहित्यिक पक्ष से ये जो अकेला मेला डायरी है एक सशक्त और परिष्कृत और भाषायिक आधार पर या फिर कह लीजिए एक महत्वपूर्ण साहित्यिक दस्तावेज बन जाता है डायरी विधा में। तो अकेला मेला डायरी और डायरी साहित्य के लक्षण आत्मकथात्मक, जाहिर सी बात है स्वयं की कथा कौन कह रहा होता है, जो डायरी जिसकी होती है, क्योंकि डायरी काफ़ी निजी चीज़ होती है जिसमें हर दिन की एंट्रीज होती हैं, जिसमें व्यक्ति बिना किसी झिझक के अपनी अनौपचारिक भाषा लिखता है, सरल भाषा लिखता है और अपने भावों को मतलब जाहिर सी बात है डायरी बहुत पर्सनल चीज़ होती है। तो जो व्यक्ति डायरी लिख रहा होता है वो हर चीज़ को, अगर किसी के प्रति उसका गुस्सा भी जाहिर हो रहा है तो वो भी उसको प्रकट कर देगा अपनी डायरी में। तो आत्मकथात्मकता, तात्कालिक अनुभवों का ईमानदारी से चित्रण, वैचारिक भावनात्मक प्रवाह, समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त लेखन, साहित्यिक व्यक्तित्व और सामाजिक संदर्भ का समावेश। अब जब आप डायरी पढ़ेंगे तो आपको ये सारे ही तत्व जो हैं उस डायरी में समाहित मिलेंगे। तो इस स्तर से डायरी जो है खरी उतरती है इन सभी मापदंडों पर। आगे बढ़े तो अब पॉइंटर्स के माध्यम से जो कि डायरी साहित्य के तत्व हैं, मुख्य तत्व, उनके माध्यम से इस डायरी का मूल्यांकन कर लेते हैं। और यहाँ से आपको एक समरी भी मिल जाएगी डायरी की और विश्लेषण तो आपको बहुत बेहतर तरीके से मिल ही जाएगा, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने के। तो आत्मसंदेह और आत्मविश्लेषण, डायरी की आत्मपरकता पहला पॉइंट है। तो शाह की डायरी में आत्ममंथन करते चलते हैं शाह और अपने लेखकीय अस्तित्व को लेकर गहरी चिंताओं से जूझते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर मैंने एक उद्धरण भी संकलित किया है जो कि आप जब पुस्तक पढ़ेंगे, डायरी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। हर लेखक की सबसे गहरी आकांक्षा यह होती है कि उसे यही समझा जाए, उसे सही समझा जाए और सही जगह पर रखा जाए। हर लेखक की सबसे गहरी आकांक्षा ये होती है। ऐसा कौन कह रहा है अपनी डायरी में? रमेश चंद्र शाह जी। तो यह डायरी साहित्य की आत्मस्वीकृति की परंपरा को पुष्ट करता है, जहाँ लेखक बिना किसी बनावटीपन के अपने भीतरी भय और आकांक्षाओं को उजागर करते हैं। आगे बढ़े तो दैनिक घटनाओं में विचारशीलता, अनुभव की तात्कालिकता किस तरह से उभर कर आ रही है इस डायरी में। तो डायरी का एक प्रमुख गुण यह भी होता है कि वह दिन प्रतिदिन के अनुभवों को भावनात्मक रूप से दर्ज करती है। शाह भी मंदिर मेले की भीड़ को देखकर लिखते हैं। मैंने आपको बताया ना, जब आप इस डायरी की सेकेंड एंट्री पढ़ेंगे जो कि फरवरी की है और उसमें महाशिवरात्रि का पर्व है, तो किस तरह से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे अपनी मतलब माता पिता का इंतज़ार कर रहे हैं और वहाँ कैसे शोरगुल होने के बावजूद भी ये अपने में ही कहीं खोए हुए हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके। तो ये भी मैं उद्धरण मैंने दिया है। आगे बढ़े तो पाँव का मेला था, यही उद्धरण है। वह पाँव का मेला था मुझ पर से गुजरता हुआ और मैं कहीं था उस जंगल में, उस समुद्र में। यानी मैं उस जंगल, उस समुद्र में। देख रहे हैं आप कैसे ये फिर से अपने अकेलेपन में खो गए हैं, एक मेला आसपास होने के बावजूद भी। तो किस तरह से आप जब डायरी इनकी पढ़ेंगे तो आप जगह जगह पर देख पाएंगे शीर्षक की सार्थकता सिद्ध हो रही है।
यह अनुभव डायरी की शैली में तात्कालिक भावनाओं और गहरे आत्मबोध का प्रमाण है। आगे बढ़ें तो तीसरा जो तत्व है वो है साहित्यिक संवाद और मूल्यांकन, डायरी का आलोचनात्मक आयाम। तो साह समकालीन साहित्यकारों जैसे अमरकांत, इन लोगों का इन्होंने जिक्र किया है। रमेश चंद्र साह जी समकालीन साहित्यकारों जैसे कि अमरकांत, रघुवीर साहे, मलयज आदि पर भी न केवल स्मृतियाँ बांटते हैं बल्कि उनके रचना कर्म पर भी विचार करते हैं। इनके अलावा भी कुछ रचनाकारों का जिक्र आया, उनका आप चाहें तो नाम नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बता दे रही हूँ। निर्मल वर्मा जी का जिक्र आया है यहाँ पर, और निर्मल वर्मा जी के अलावा इन्होंने जिक्र किया है अपनी इस डायरी में विजयदेव नारायण शाही का, विजयदेव नारायण शाही का आप नाम नोट डाउन करते चलिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का भी इन्होंने जिक्र किया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। और इसके बाद विपिन कुमार अग्रवाल जैसे साहित्यकारों का भी इन्होंने जिक्र किया है। और जो इनकी डायरी की फर्स्ट एंट्री है उसमें जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को लेकर और जयशंकर प्रसाद जी से किस तरह से ये प्रभावित हैं वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी डायरी की पहली एंट्री में। जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इन रचनाओं के बारे में इन्होंने अपनी डायरी में जिक्र किया है। तो एक साहित्यिक दृष्टि से आप देख सकते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं ये सारे तथ्य। तो आप ये सारे नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि अमरकांत की कहानियाँ किस कदर गहराई से हमारे सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना को व्यक्त करती हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इनका ये साहित्यिक संवाद ही है या फिर अन्य रचनाकार के प्रति व्यक्तिक अनुभव इनके हैं जो इन्होंने अपनी डायरी में साझा किए हैं। यहाँ से मुझे एक तथ्य और याद आ जाता है कि इन्होंने जैनेंद्र के प्रति भी अपनी पसंद जाहिर की है कि जैनेंद्र के रचनाओं से और उनके व्यक्तित्व से ये काफ़ी प्रभावित हैं। लेकिन जैनेंद्र की रचना उपन्यास त्यागपत्र जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1937 है, मैं आपको बता देती हूँ, जैनेंद्र से तो ये प्रभावित है, आप ये तथ्य नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन उनकी रचना त्यागपत्र से ये पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं है। त्यागपत्र का जो कथानक है उससे ये पूर्ण रूप से अपना कह लीजिए एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हैं। तो जैनेंद्र से ये प्रभावित है, लेकिन उनकी उपन्यास त्यागपत्र जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1937 है उसको ये पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं दे पाते हैं। तो आप ये तथ्य नोट डाउन करते चलिए। इस तरह डायरी न केवल निजी अभिव्यक्ति का माध्यम है बल्कि साहित्यिक संवाद का भी मंच बन जाती है। अगले तथ्य पर आते हैं। ये अगला तथ्य है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभवों की अभिव्यक्ति कहाँ तक हुई है इस डायरी में, इस पर बात कर लेते हैं। तो साह जो है कासार देवी यात्रा या कुमाऊं की लोक गाथाओं, साह जी कासार देवी यात्रा या कुमाऊं की लोक गाथाओं के वर्णन में जिस प्रकार की संवेदनशीलता दिखाते हैं वह डायरी के बहुआयामी प्रकृति को या बहुआयामी पक्ष को दर्शाती है। और कहीं ना कहीं उनका ये जो कासार देवी की यात्रा है या फिर कुमाऊं की जो लोक गाथाएं हैं उनका वर्णन है वो इस डायरी का या फिर कह लीजिए साहित्य की दृष्टि से एक सांस्कृतिक पक्ष उभर कर आता है। और उनकी जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं जो कि महाशिवरात्रि वाला पर्व में उनका मंदिर जाना, उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी अटैच किया है, इसको पढ़ लेते हैं। कुमाऊनी लोक गाथा को राजधानी के मंच पर नाट्य रूप में देखना बड़ा मनोरंजक अनुभव रहा। ये इनका एक संवाद है। तो ये डायरी साहित्य की सांस्कृतिक स्मृति और सांस्कृतिक पुनराविष्कार की भूमिका को सिद्ध करते हुए नजर आती है। अगले 5वें तथ्य पर बढ़ें तो, और उसके बाद हमारा निष्कर्ष आ जाएगा। तो 5वां जो डायरी विधा का महत्वपूर्ण तत्व है वो है डायरी का बौद्धिक संवादात्मक स्वरूप। तो रमेश चंद्र साह की डायरी केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि विचारों का भी सघन प्रवाह है। वे एक स्थान पर लिखते भी हैं, ये उदाहरण है। यह एक जबरदस्त आत्मालोचन और मोह मुक्ति आस्था की डायरी है। अपनी डायरी के संदर्भ में ये बात कहते हुए नजर आते हैं कौन? रमेश चंद्र साह जी। तो यह कथन लेखक के दृष्टिकोण और इस कृति के गहरे दार्शनिक स्वभाव को कहीं ना कहीं उद्घाटित करता है। आगे बढ़ें तो इसका निष्कर्ष यानी वाइंड अप कर लेते हैं कि अभी तक हमने किन चीज़ों को समझा और क्या क्या तत्व जो हैं इसमें संकलित हैं।
अकेला मेला डायरी साहित्य की परंपरा में एक विचारशील, आत्मविश्लेषी और बहुआयामी कृति है। यह न केवल लेखक की अंतर जगत की यात्रा को प्रस्तुत करती है, बल्कि समकालीन साहित्य विमर्श, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियों को भी समाहित करती है। रमेश चंद्र शाह ने डायरी विधा को केवल आत्मव्रत नहीं, बल्कि एक चिंतनशील साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यानी डायरी इनकी पर्सनल होते हुए भी, निजी होते हुए भी, उसमें कहीं ना कहीं साहित्यिक दृष्टि से भी इनकी डायरी जो है काफ़ी महत्व रखती है, क्योंकि इन्होंने कई साहित्यकारों का जिक्र किया है, उनके साथ जो इनका वाद विवाद संवाद हुआ उसका जिक्र किया है, उनकी रचनाओं का जिक्र किया है और किस तरह से किसकी रचनाओं से ये प्रभावित हुए हैं उसका भी शुक्रिया अदा करते हुए ये नज़र आते हैं। तो ये जो डायरी है इसमें इंग्लैंड और आयरलैंड की छवि का वर्णन इन्होंने किया है। और इस तरह से वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, और ये नोट्स अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि समय समय पर आपके सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते रहते हैं बेहतर नोट्स के साथ में। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।